काउंटिंग मैथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इधर हम स्कूल में हो या कॉलेज में हो, इस चीज़ का इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं और पढ़ते भी हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर काउंटिंग का मतलब ये है कि हम किसी मॉडल्स या एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी जानना चाहते हैं काउंट्स करने के बाद। काउंट करने के डिफरेंट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, असूल हो सकते हैं, जो थ्रू आउट इस सेशन पे हम जानेंगे। मैं हूं फाद हुसैन और आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। डिस्क्रीट मैथ्स में चैप्टर 6 काउंटिंग का है। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बता दो चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस और अपकमिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगी। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद डिफरेंट प्लेलिस्ट पर वीडियोस मौजूद है, विद ईज आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर रहेंगी, जहाँ से तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और ज़्यादा की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो रॉयजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 6 काउंटिंग का है। तो जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया कि काउंटिंग एक नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट मैथ्स में इसे शामिल करने का पर्पज़ ये है कि कंप्यूटर साइंस से काफ़ी स्ट्रांगली बिलोंग कर रहा होता है। तो अगर हम पहले पैराग्राफ को देखें, जो कि बुक से पैराग्राफ लिया गया है, और अगर हम एक पासवर्ड की एग्जांपल लें जो कि 6 कैरेक्टर पर कंसिस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 कैरेक्टर डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ हो सकते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहता हूँ कि ये 6 कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स पे बिलोंग करते हैं, तो मैं इस तरह से इन्हें लिख सकता हूँ। और इसी तरह से अगर मैं नंबर पे कहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 0 to 9 पर बेस करते हैं। अब अगर ये कैरेक्टर्स 6 डिजिट्स के हैं और 5 डिजिट्स में कैरेक्टर है और 1 नंबर है, तो उस 1 नंबर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे हो सकते हैं। यानी वो 1 यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर या यहाँ पर भी हो सकता है। इसी तरह से अगर सारे नंबर्स हैं और कोई कैरेक्टर एक है, तो उसकी प्लेसमेंट कहीं पर भी हो सकती है। यानी वो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, या फिर कहीं पर भी हो सकता है। तो इस कॉम्बिनेशंस पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, कितने यूनिक प्लेसेस हो सकते हैं। इसी चीज़ की स्टडी को हम काउंटिंग कह रहे होंगे। थ्रू आउट इस चैप्टर्स में हम कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे किसी भी चीज़ को काउंट्स करने के, और हम इसकी इंपॉर्टेंस जान चुके हैं कि कंप्यूटर साइंस में इसे यूज़ करने का पर्पस ये है कि हम सक्सेसफुल आउटकम जाना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, कि उस पॉसिबल आउटकम्स के अंदर कितने आउटकम आ सकते हैं, और इस बिहाफ पर हमें अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी का पता चल रहा होगा। फर्स्ट चीज़ जानते हैं स्टडी पे। बेसिक हमारे पास काउंटिंग प्रिंसिपल है जिसे हम सम रूल कहते हैं, ठीक है। सम रूल को सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से करते हैं, फिर मल्टीपल एग्जाम्पल्स करेंगे तो बात हमें मज़ीद बेहतर तरीके से समझ में आएगी। सो द फर्स्ट थिंग इज सम रूल। इफ़ अ टास्क कैन बी डन ईदर इन वन ऑफ n1 ways और इन वन ऑफ n2 ways टू डू द सेकेंड टास्क। यानी हम एक टास्क को कंप्लीट करते हैं, या तो हम n1 तरीके से करें या फिर n2 तरीके से करें, ताकि उस टास्क को कंप्लीट किया जाए। वेयर नन ऑफ द सेट ऑफ n1 ways इज द सेम ऑफ द n2 ways, देन देयर आर n+1 ways टू डू द टास्क। यानी जब मैं उस काम को n1 तरीके से कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी जितने भी एलिमेंट्स है करने के लिए, वो एलिमेंट्स n2 ways से मैच नहीं हो रहे। यानी n1 एक तरीका है और n2 एक तरीका है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर लूँ तो वही सेम टास्क हो जाएगा जो n1 से हो रहा था या फिर n2 के जरिए से हो रहा था। तो अगर किसी प्रॉब्लम में इस डेफिनेशन को हम फुलफिल होता हुआ देखेंगे, तो वहाँ पर हम सम रूल को प्रेफर करेंगे, सम रूल इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी चीज़ को हम सेट्स की डेफिनेशन पर देखें, द सम रूल कैन बी phrased in term of these sets is A union B cardinality that is equivalent to or equal to cardinality of A plus cardinality of B as long as A and B are the disjoint sets। यानी जब तक हमारे पास A और B disjoint sets हैं, हम इस सम रूल्स नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा हमारे पास सेट्स मौजूद है तो जनरली हम इसे इस तरह से लिखेंगे, A यूनियन B यूनियन C टिल टू द वैल्यू ऑफ AM, और इसकी कार्डिनैलिटी को हम इंडिविजुअली दिखाएंगे। जबकि इंटरसेक्शंस पर हमारे पास फाई की वैल्यू आ रही है, यानी नल आ रही है। और क्यों आ रही है, अभी हमने देखा कि n1 वेज को जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट n2 से मैच नहीं कर रहा होगा। तो जब ऐसा है तो कोई भी वैल्यू मैच नहीं है, तो यही वजह है कि यहाँ पर फाई आ रहा होगा। डेफिनेशन हमने जान ली, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो लेट मी रिमाइंड यू कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सम रूल में या बेसिक प्रिंसिपल काउंटिंग में इस्तेमाल कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है बेस्ड ऑन द डेफिनेशन जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, यानी n1 and n2 ways। सो द क्वेश्चन, सपोज देयर आर 7 different optional courses in computer science and 3 different optional courses in mathematics। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। सपोज दैट देयर 7 different optional courses हमारे पास हैं कंप्यूटर साइंस में, एंड 3 different optional, एंड के साथ है, ठीक है, 3 different optional courses in maths। हाउ मेनी ways a student can choose a course, ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज थे कंप्यूटर साइंस में विच मीन 7 और 3 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज हैं मैथ्स में। तो कितने तरीके हो सकते हैं कि मैं इनमें से एक कोर्स को चूज़ करूं। तो अगर आप डेफिनेशन को देखें प्रीवियस स्लाइड्स पे, तो इस काम को करने के N1 तरीके हैं, ठीक है, और इसी काम को करने के N2 तरीके भी हैं, ठीक है। यानी N1 में जो अगर मैं देखूं तो ये 7 है, इस 7 में से कोई भी ये 3 वाली वैल्यूज़ मैच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं वो मैथ्स के हैं, तो मैं इसे N2 वे कह सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस्ड ऑन द डेफिनेशन क्या मैं इसे N1 प्लस N2 कह सकता हूँ? बिल्कुल। तो और मुझे कितने चूज़ करने हैं कोर्स से? एक ही करने हैं। तो बाय द सम रूल इट फॉलोज देयर आर 7 + 3 दैट इज इक्वलेंट टू द 10 choices for the student who want to take one optional course. Very simple. Next one. The mathematics department must choose either a student or a faculty member as a representative for a university committee. यानी मैथ्स डिपार्टमेंट चूज कर रहा है किसी एक स्टूडेंट को या फैकल्टी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी कमेटी के लिए। सो हाउ मैनी चॉइसेस आर देयर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इफ देयर आर 37 मेंबर्स ऑफ द मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड, ठीक है, 83 मैथमेटिक्स मेजर्स, ठीक है, एंड नो वन इन बोथ आ फैकल्टी मेंबर्स एंड ए स्टूडेंट। यानी सबसे पहले तो हमने देखा कि सिनेरियो क्या है, फिर हमने देखा कि 37 मेंबर्स हैं जो कि मैथ्स फैकल्टी के हैं, 83 मैथ्स मेजर के साथ स्टूडेंट हैं, उसके साथ एंड के साथ लिखा हुआ है कोई भी ऐसा स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर नहीं है जो दोनों हो, यानी फैकल्टी भी हो या फिर स्टूडेंट भी हो। तो अगर मैं यहाँ पर कमेटी के लिए किसी पर्सन को चूज़ करूँ तो मैं इससे भी कर सकता हूँ और इससे भी कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि N1 और N2। अगर मैं N1 में देखूँ तो वो जब मैं यहाँ से चूज़ करूँगा तो वो फैकल्टी होगा, और मैं N2 से जब चूज़ करूँगा तो वो स्टूडेंट होंगे जिनका मैथ मेजर है। तो अब मैं इसी चीज़ को N1 प्लस N2 बेस्ड कह सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन दिस 37 plus 83 that is equal to 120, which means there are 120 ways to choose a student or a faculty for the representative for the university committee. That's great. The next one, a student can choose a computer project from one of the 3 list. ठीक है, एक स्टूडेंट चूज कर सकता है कंप्यूटर प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द 3 लिस्ट, एक प्रोजेक्ट को 3 लिस्ट में से। द 3 लिस्ट कंटेन 23, 15 एंड 19 प्रोजेक्ट्स, पॉसिबल प्रोजेक्ट रिस्पेक्टिवली। यानी जो लिस्ट है एक में 23 है, एक में 15 है और एक में 19 है प्रोजेक्ट। हाउ मेनी पॉसिबल प्रोजेक्ट्स आर देयर टू चूज फ्रॉम। अच्छा, अब अगर प्रीवियस टू प्रीवियस वाले मैं स्लाइड पे जाऊं तो डेफिनेशन पर जब हमारे पास जर्नल्स रूल्स बन रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक वैल्यूज जो है मोर देन 2 भी हो सकती है। अगर आप इस क्वेश्चंस को देखो तो इसमें अगर मैं 3 लिस्ट में से इस लिस्ट में कोई चीज़ चूज़ कर लूँ प्रोजेक्ट, तो ये N1 वे हो जाएगा, इसे मैं N2 वे कह सकता हूँ और इसे N3 वे कह सकता हूँ। और जब मैं इसी को समअप करूँगा तो N1 प्लस N2 प्लस N3 वेज हो जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 23 प्लस 15 प्लस 19 दैट इज इक्वल टू 57। दीज आर द 57 वेज टू चूज अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट फ्रॉम द 3 लिस्ट। दैट्स गुड। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने देखी जिससे हमें क्लियर हो गया कि एक्चुअली सम रूल क्या है, किस तरह से डेफिनेशन पर फुलफिल होता है और उसके बिहाफ पर हम किस तरह से उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज अ काउंटिंग प्रिंसिपल में से द प्रोडक्ट रूल। डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। अ प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ 2 टास्क। यानी हम प्रोडक्ट रूल को उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमारे पास कोई सिस्टम हो या प्रोसीजर हो, उसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकें, 2 टास्क में। यानी एक टास्क को हमने 2 टास्क में कर दिया। तो देयर आर n वेज टू डू द फर्स्ट टास्क। यानी N1 एक तरीका होगा जो ब्रेक हुए टास्क उसके फर्स्ट टास्क को सॉल्व करने के लिए, और N2 वेज होगा जो हम सेकंड टास्क के लिए यूज करेंगे। सो देन देयर आर N1 डॉट N2 वेज टू डू द प्रोसीजर। यानी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं N1 और N2 का। ब्रीफ एक प्रोसीजर है, यानी एक सिस्टम है जिसको हमने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी एक टास्क 2 टास्क पे कन्वर्ट हो गए। अगर मैं उस 2 टास्क में से एक टास्क को N1 कह रहा हूँ तो उसे परफॉर्म करने के लिए N1 तरीका हम यूज़ करेंगे फर्स्ट टास्क के लिए, और सेकंड के लिए N2 तरीका यूज़ करेंगे ताकि वो मर्ज होकर हमारा ओरिजिनल प्रोसीजर बन जाए। इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम N1 डॉट N2 यानी प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इन टर्म ऑफ सेट की बात करें तो इफ़ A1 A2 टिल टू द वैल्यू ऑफ AM आर द फाइनाइट सेट, देन the numbers of the elements in the Cartesian product of these sets is the product of the number of element of the each set। जाहिर सी बात है जब इस तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे और इनके दरमियान हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, विच मीन फॉर एग्जांपल AI मल्टीप्लाई बाय A ऑफ J। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होगा फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट का सेकंड ऑब्जेक्ट
जो एलिमेंट्स मौजूद है, तो इसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे होंगे. द टास्क ऑफ चूजिंग एन एलिमेंट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C till to the value of AM is done by choosing an element in A1, an element A2 and an element in AM. यानी वही चीज़ मैंने बताई कि फर्स्ट में से लेना है और सेकंड में से लेना है, तो वो एलिमेंट A1 का हो या A2 का हो, इस तरह से सो ऑन हम फॉलो करेंगे. सो बाय द प्रोडक्ट रूल इट फॉलोज ऑल द सेट्स नेम and cardinality of the A1 dot A2 till to the value of AM. जिस तरह से हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, A1 सेट को प्लस कर रहे थे A2 के साथ, 3 के साथ एंड सो ऑन. तो ये तो प्रोडक्ट रूल हो गया इन टर्म ऑफ द सेट अंडरस्टैंडिंग. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मजीद बेहतर तरीके से ये बात हमें समझ में आ जाएगी. सो हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन चूज वन ऑप्शनल कोर्स ईच फ्रॉम कंप्यूटर साइंस and mathematics courses if there are 7 different optional courses in computer science and 3 different optional courses in mathematics. तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में ये है कि अगर आप इसी क्वेश्चंस को प्रीवियस वाले जब हम सम रूल कर रहे थे ऑलमोस्ट यही था, लेकिन वहाँ पर पहले कोर्सेज के नाम बताए गए थे और उसके बाद बताया गया था कि हम ऑप्शनल एक कोर्स जो है स्टूडेंट किस तरह से चूज़ कर सकते हैं. लेकिन आप क्वेश्चंस को यहाँ पर अंडरस्टैंड करें तो बताया जा रहा है हाउ मैनी वेज आ स्टूडेंट कैन चूज वन ऑप्शनल कोर्स ईच ऑफ फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स इफ़ देयर आर 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज. यानी पहले हमें एक कोर्सेज चूज़ करना है, तो जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है उसका N1 तरीका हो सकता है और N2 तरीका भी हो सकता है. ठीक है, यानी जब मैं N1 तरीके को फॉलो कर रहा हूँ तो ऑप्शनल कोर्सेज की बात हो रही है कंप्यूटर साइंस से, और जब मैं दूसरे तरीके की बात कर रहा हूँ तो ऑप्शनल कोर्स मैथ्स की बात हो रही है. तो यही वजह है, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हमने कहा कि जो N1 था वे और वो N2 जो वेज था उनके दरमियान हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. 7 multiplied by 3 that is equal to 21, which means there are 21 choices are there to choose a one optional course from computer science and mathematics. Right, the next one. The chairs of an auditorium are to be labeled with 2 characters. ठीक है, ऑडिटोरियम में कुछ चेयर्स हैं, उनको हम लेबल्ड कर रहे हैं 2 कैरेक्टर्स से. अ लेटर फॉलोड बाय अ डिजिट्स, यानी हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले हमारे पास लेटर होगा और उसके बाद डिजिट्स होगा. What is the largest number of the chairs that can be labeled differently? यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स क्या होगी जिनको आप लेबल्ड कर रहे होंगे डिफरेंट यूनिक के साथ, क्या होंगे वो. सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, कुछ इस तरह से होंगे, और अगर हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं तो यहाँ पर कोई नंबर होगा. ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे. ठीक है, एंड सो तो वही हमें बताना है कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो हमारे पास कैरेक्टर्स में 26 कैरेक्टर हो सकते हैं, और नंबर की बात करूँ तो 0 to 9 10 होंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये N1 हो गया और ये N2 हो गया. ठीक है, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया. तो N1 जो है हमारे कंप्लीट टास्क का एक पार्ट है और N2 जो है हमारे कंप्लीट टास्क का सेकंड पार्ट है. तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो N1 डॉट N2 कहा जा सकता है. तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 26 multiplied by 10 is equal to 260, which means there are 260 different ways that a chair can be labeled by both a letters followed by a digits. So that will be the answer. Another one, find the numbers of n of ways that an organization consisting of 15 members can elect a president, treasurers and the secretary, assuming no person is elected to more than one position. यानी 3 हमारे पास पोजीशन मौजूद है, the first one, the second and the third one. ठीक है, और कितने ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स या कितने मेंबर्स में से हमें ये 3 पोजीशन चूज़ करनी है, 15 मेंबर्स में से. तो हमें वो नंबर ऑफ वेज बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो 15 मेंबर्स पर बेस करती है कि एज्यूमिंग नो पर्सन इज इलेक्टेड टू मोर देन वन पोजीशन. यानी अगर आप ये देखो थोड़ी देर के लिए लॉजिकली, हमारे पास 15% है ना, तो 15 में से अगर मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए चूज़ कर लूँ किसी को, तो रेस्ट ऑफ द कितने स्टूडेंट आई मीन कैंडिडेट रह गए 14. तो 14 में से ही मुझे सेकंड को चूज़ करना होगा. अब कितने रह गए 13, और 13 में से क्या चूज़ करना होगा, थर्ड को. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास 15 थे तो 15 कॉम्बिनेशंस थे, जब 14 थे तो हमारे पास 14 कॉम्बिनेशन थे, और जब 13 थे तो 13 कॉम्बिनेशन थे. तो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया और ये N3 हो गया. ठीक है, इन तीनों का हम प्रोडक्ट ले सकते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया 15 multiplied by 14 multiplied by 13, there are 2730, which means 2730 different ways in which the organization can elect the officers based on the 15 numbers of the member. ठीक है, तो हम प्रोडक्ट रूल की लॉजिक देख रहे हैं कि लॉजिकली किस तरह से हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे पोजीशंस के रिस्पेक्ट से या कॉम्बिनेशंस के बेस पर क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की ब्याह पर. तो कुछ हमने एग्जांपल्स देखी हैं, अनदर एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. देयर आर 4 buses लाइन बिटवीन A and B
एंड 3 बसेस लाइन बिटवीन बी एंड सी। यानी सबसे पहले एंड 3 बसेस लाइन बिटवीन बी एंड सी। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स है वो ए से बी है और फिर बी से सी। तो ए से बी जाने के लिए हमारे पास 4 लाइन है, यानी 1 2 3 एंड 4। इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। जबकि बी टू सी हमारे पास 3 लाइन है, तो ये 1 2 एंड 3। इस तरह से रूट बनाया जा सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? बाय बस फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ द वेज अ पर्सन कैन ट्रैवल बाय बस फ्रॉम ए टू सी। यानी ए से सी के दरमियान हमें ट्रैवल बताने हैं कि जब अगर मैं ए टू सी जा रहा हूँ बाय द वे ऑफ बी तो वो कितने वेज होंगे। सेकंड में बताना है राउंड ट्रिप बाय बस फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी। यानी बी के वे को इस्तेमाल करते हुए राउंड ट्रिप लेना है हमें ए टू सी, तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी कितने वेज हो सकते हैं। इसी तरह सी में राउंड ट्रिप बाय अ बस फ्रॉम ए टू सी, यानी राउंड ट्रिप लेना है हमने ए टू सी से बाय द वे ऑफ बी इफ द पर्सन डजंट वांट टू यूज अ बस लाइन मोर देन वंस। यानी सेम बी वाला ही है, लेकिन यहाँ पर ये बताना है कि पर्सन जो है वो एक दफ़ा से ज़्यादा उस रूट को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, उस बस को जो पाथ में हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं सोल्यूशन के लिए, बाय बस फ्रॉम ए टू सी बाय द वे ऑफ बी। ठीक है, तो अगर मैं ए टू बी और बी टू सी को लूँ तो मैंने यहाँ पर वो लाइंस बना दी थी, पाथ यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं 4 and 3। सो देयर आर 4 वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी जाने के लिए 4 है, एंड 3 वे टू गो टू बी टू सी। हिंस देयर आर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 12 वेज टू गेट फ्रॉम ए टू सी बाय द बी। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दी जो वेज हैं वो 12 हैं। किस लिए? जब मैं ए टू सी जा रहा हूँ बाय वे ऑफ बी, यानी बी के रास्ते से ए टू सी अगर मैं जाना चाह रहा हूँ तो हमारे पास 12 ऐसे रास्ते होंगे जिसके ज़रिए से मैं जा सकूँगा। सेकंड हमारे पास था राउंड ट्रिप बाय बस फ्रॉम ए टू सी बाय द वे ऑफ बी। अब राउंड ट्रिप पे हमें देखना है, तो राउंड ट्रिप में हम ए टू बी गए, बी टू सी गए, फिर सी से दोबारा कहाँ आना होगा हमें बी पे, और बी से दोबारा ए पर आना होगा। तो ए और बी एंड सी ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन का पार्ट है जो अभी हमने देखा। अब जब मैं बी टू सी दोबारा जा रहा हूँ तो 3 वेज लग रहे हैं, और बी टू ए जब मैं दोबारा जा रहा हूँ यानी मैं रिवर्स जा रहा हूँ तो वही चीज़ दोबारा आ गई। ठीक है, 3 and बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम वैल्यूज़ का मैं प्रोडक्ट ले लूँगा, ए टू बी, बी टू सी, तो सी टू बी एंड बी टू ए जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 144, विच मीन देयर आर 144 वेज टू ट्रैवल द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू सी बाय द वे ऑफ बी, राइट। द थर्ड वन सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या थी अगर आप क्वेश्चन पे देखें, इफ़ द पर्सन डजंट वांट टू यूज़ अ बस लाइन मोर देन वंस, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा वो इस्तेमाल ना करना चाह रहा हो। तो इस बेस पर हमने देखें ए टू बी एंड बी टू सी गए, सेम ये वाले पार्ट पे तक तो गए, लेकिन सेम वे को जब मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ तो जिस रास्ते से मैं बी टू सी की तरफ आया था तो वो पहले 3 थे, अब 2 क्यों हो गए? क्योंकि मैं एक दफ़ा को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। इसी तरह से जब मैं ए से बी जा रहा था, अब मैं बी से ए जाऊँगा तो मैं वो वाले रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मैंने किया था, तो इसका मतलब ये 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 में। वही चीज़ें मैंने लिखी, बाकी तमाम वैल्यूज़ वैसे ही रही, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 72, which means there are 72 ways to round trip without using a bus line more than once. That is the solution by using a product rule. Another examples. A bit string is a sequence of zeros and 1 as we know. How many bits string are there of length 4? ठीक है, अगर मैं लेंथ 4 की बात करूं तो कितने जीरोज एंड 1 आएंगे? ठीक है, हम जानते हैं कि जब मैं बाइनरी डिजिट्स की बात करता हूं तो वो 0 and 1 पे बेस करते हैं, तो 4 बिट का मतलब ये है कि इस तरह से मैं 4 ब्लॉक बना सकता हूं। ठीक है, तो इसमें 0 0 0 0 भी लिखे जा सकते हैं, 1 1 1 1 भी लिखे जा सकते हैं, दोनों मिला के लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक की बात करता हूँ तो यहाँ पर 0 1 कोई भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 2 में से कोई भी, यहाँ पे भी 2 में से कोई भी, यहाँ पे भी 2 में से कोई भी, और यहाँ पे भी 2 में से कोई भी। इन सिंपल मैं कह सकता हूँ कि 2 की पावर 4 ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। आप प्रोडक्ट में चाहे तो कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, विच मीन द सिंपलेस्ट वे बाय यूजिंग अ प्रोडक्ट रूल दैट इज इक्वल टू 16, विच मीन देयर आर 16 वेज यू कैन राइट इंस्टीड ऑफ द 0 1। ठीक है, इसके डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं, 0 1 1 0 0 0 1 1, इस तरह के डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं, और वो जो पेयर्स की क्वांटिटीज़ होंगी या ग्रुप की वो 16 होंगी। द नेक्स्ट वन, हाउ मैनी बिट्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 स्ट्रिंग के हमारे पास स्ट्रिंग है, जबकि हमें बताना बेस्ड ऑन द कंडीशन है दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 6
78248, ठीक है। तो 8 का मतलब ये हुआ टोटल मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, लेकिन यहाँ पर कहा गया है स्टार्ट फ्रॉम 1, तो ये हो गया रिस्ट्रिक्ट। सेकंड में कहा जा रहा है बिगिन एंड एंड विथ वंस, तो सेकंड के लिए ये भी रिस्ट्रिक्ट हो गया और ये भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो ये 1 रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं 1 वैसे लिख दूंगा, और बाकी तमाम पर ब्लॉक पर क्या आ सकता है 0 1 0 1 0 1, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मल्टीप्लाई बाय इन शॉर्ट 2 की पावर 7 कहा जा सकता है, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें तो 1 1 रिस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट ऑफ दी कितने बच गए 2 4 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट के लिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं दैट इज इक्वलेंट टू 2 टू पावर 6, एंड सेकंड हो गया 2 की पावर 6 7 के बाद। तो दैट विल बी द आंसर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, और ये सेकंड के लिए करके दिखाया जा रहा है 2 की पावर 6 के लिए, राइट। द नेक्स्ट वन, सपोज देयर आर An automobile license plate has 3 letters followed by a 3 digits, यानी एक ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह से प्लेट्स को डिज़ाइन कर रही है, जिसमें 3 जो है पहले लेटर्स आएंगे 1 2 3, और उसके बाद फ़ौरन 3 डिजिट्स होंगे 1 2 3। तो हमें बताना है हाउ मैनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल। हम जानते हैं कि हमारे पास जो करैक्टर्स हैं विच मीन यहाँ पर ए आ सकता है, यहाँ पर बी आ सकता है, यहाँ पर सी आ सकता है, कोई भी करैक्टर्स आ सकते हैं। तो ये 26 में से कोई भी, 26 में से कोई भी, 26 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई यूनिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कहा गया है बस 3 डिजिट्स होने चाहिए और 3 लेटर्स होने चाहिए। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया, तो टोटल 10 में से कोई भी, 10 में से कोई भी, 10 में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये तमाम आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, एंड दैट विल बी द शो द पॉसिबल numbers of the number plate based on the question understanding, which mean 1757600 different license plates are possible, right? The next one, how many license plate could begin with A and end with O, ठीक है। The first and the last plate can be placed in one। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन बता दी गई है कि 3 लेटर्स और 3 डिजिट्स है, बिल्कुल थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा जो बिगन हो रहा है वो अल्फ़ाबेट ए से हो रहा है और एंड हो रहा है 0 पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फिक्स हो गए, ये पार्ट भी फिक्स हो गया और ये पार्ट भी फिक्स हो गया। रेस्ट ऑफ क्या बच गए, एक 26 यहाँ बच गया, एक 26 यहाँ बच गया, यानी 26 कैरेक्टर में से कोई भी आ सकते हैं। डिजिट्स 2 रह गए, 10 में से कोई भी आ सकते हैं, 0 to 9, 0 to 9 में कोई भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ए की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है, और इस 0 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि ये फिक्स है। रेस्ट ऑफ दी तमाम वैल्यूज़ वैसे आ गई, इनका प्रोडक्ट लिया गया 67600। दीज ऑल आर द पॉसिबल लाइसेंस नंबर ऑफ द प्लेट्स दैट्स बिगिन विथ ए एंड एंड विथ 0, ठीक है। हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट्स बिगिन विथ PQR। अच्छा, अब यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया PQR, तो ये भी इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी 1, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती। डिजिट्स हमारे सब में वही रहेंगे 10 10, क्योंकि मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन 1। दीज आर ऑल आर द 1000 विच मीन वेज आर देयर बेस्ड ऑन दिस PQR होल्डिंग 1000 नंबर ऑफ द प्लेट्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ईज होती जा रही है, आसानी से ये बात समझ में आ रही है कि हम प्रोडक्ट रूल को कितने आसानी के साथ अंडरस्टैंड करते हैं और उसके प्रिस्क्राइब आंसर तक जा सकते हैं। हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल इन विच ऑल द लेटर्स एंड डिजिट्स आर डिस्टेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, अब यूनिक की बात हो रही है। डिस्टेंट का मतलब ये, यानी 3 लेटर्स और 3 डिजिट्स। अब फर्स्ट में 26 थे, तो 26 में से मैंने कोई एक ले लिया, तो अब लेटर कितने बच गया 25, क्योंकि यूनिक होना चाहिए। तो सेकंड के लिए 25 हो गए, अब थर्ड के लिए 24 हो गए। फर्स्ट जब मैं डिजिट्स ले रहा हूँ तो 10 में से कोई भी ले सकता हूँ 0 to 9 पे, लेकिन जब मैं एक ले लूँगा तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यूनिक कितने बचेंगे 9, और थर्ड के लिए 8। तो इन तमाम का जब मैं प्रोडक्ट ले लूँगा, ये वो नंबर प्लेट्स आएंगे टोटल जो हमें बताएंगे कि यूनिक नंबर ऑफ प्लेट्स कितने होंगे। इसी लॉजिक को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इनका प्रोडक्ट लिया गया और ये टोटल नंबर ऑफ द यूनिक नंबर ऑफ प्लेट हैं विच आर डिस्टेंट विच मीन यूनिक। इससे पहले तक अब जो नंबर प्लेट निकाल रहे थे वो यूनिक्स नहीं निकाल रहे थे, बल्कि हम बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस बता रहे थे कि इतने नंबर ऑफ प्लेट्स बनाए जा सकते हैं। अब इसमें लेटर्स रिपीट नहीं होगा जो आप फर्स्ट में ले रहे हो, और इसी तरह नंबर रिपीट नहीं होगा जो आप फर्स्ट या सेकंड में ले रहे होगे। द नेक्स्ट वन, सेम लॉजिक है, बस कुछ नंबर रिजर्व कर दिए गए। हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट्स कुड बिगिन विद A and B एंड हैव ऑल 3 लेटर्स एंड डिजिट्स डिस्टेंट, यानी A B से स्टार्ट होगा और जितने रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हैं वो सारे यूनिक होंगे। अब देखें, ये एक लेटर ले लिया गया, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। अब 26 में से 2 लेटर रिजर्व हो चुके हैं A B, तो थर्ड के लिए कितने कॉम्बिनेशन बच गए 24, यानी 24 में से यहाँ कोई भी आ सकता है। जब मैं डिजिट्स ले रहा हूँ तो 10, सेकंड के लिए 9 और थर्ड के लिए
8 होने चाहिए। देखें वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ का मैं क्या ले लूँगा, प्रोडक्ट ले लूँगा। यही आपकी हमारे वैल्यूज़ डिस्टेंस क्या होंगे, नंबर ऑफ द प्लेट्स। देखें सेम लॉजिक को इस्तेमाल किया गया, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स को जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर इन रिटर्न पे भी लिखा गया, लेकिन हम डिफरेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो हमें समझ में आ चुकी है लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग कि हम क्वेश्चन को किस तरह से समझेंगे और उसके आंसर तक किस तरह से जाएंगे। The last examples for this session determine how many times the inner loop will be iterated when the following algorithm is implemented and run। ठीक है, अगर आप नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आपके लिए समझना आसान होगा कि जब हम अपने नेस्टेड लूप को चलाते हैं तो बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन पेरेंट जो होता है, जिसे मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो वंस चलता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन वंस इनर लूप जो होता है, जिसे मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कंप्लीट चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये कंप्लीट चलेगा j 1 से 3। जब इसकी वैल्यू 2 होगी तो ये कंप्लीट चलेगा। जब इसकी वैल्यू 3 होगी तो ये 1 से 3 कंप्लीट चलेगा। और जब 4 होगी तो कंप्लीट चलेगा। यानी हर टाइम ये कंप्लीट चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 4। इनर लूप हर दफ़ा कंप्लीट चल रहा है, तो हर दफ़ा उसकी आइट्रेशन इसमें काउंट होगी। यानी 1 के लिए भी 3 चला, 2 के लिए भी 3 चला, 4 के लिए भी 3 चला, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, दैट इज़ इक्वलेंट टू द 12। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख के बताई गई है डिस्क्रिप्टिव वे पे कि जब आप इस तरह से लूप को चलाएंगे तो जो आपका लूप है वो 12 टाइम आइट्रेट होगा या कंप्लीट चलेगा। सिमिलरली हाउ मैनी टाइम्स द इनर लूप विल बी आइट्रेटेड व्हेन द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड। यानी इनर लूप आपका कितनी दफ़ा चलेगा। सबसे पहले अगर लूप को हम समझें तो पेरेंट लूप हमारा चल रहा है 5 से लेकर 50 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 46 टाइम चलेगा भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 खुद भी शामिल है, 5 6 7 8 9 10, तो 46। अगर आप इनर साइड को देखें तो ये 10 से लेकर 20 तक चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 आइट्रेट कर रहा है। हर पेरेंट के लिए j की वैल्यू 10 से लेकर 20 तक चल रही है, यानी 11 तक वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रही है। सोल्यूशन को अगर आप देखें उसी चीज़ को बताया जा रहा है। द आउटर लूप विच मीन पेरेंट लूप 50 - 5 + 1 दैट इज 46। वही चीज़ बताई गई यहाँ पे टाइम। एंड ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप देयर आर 20 - 10 + 1 विच मीन दिस वन 11 will be iteration of the inner loop, यानी ये चलेगा। Hence by the product rule 46 multiplied by 11 which mean 506, these are the number which mean 506, the total number of the iteration based on the question understanding, the 506 time your loop will be executed, ठीक है। और यही होना चाहिए क्योंकि अभी हम यही प्रोडक्ट रूल में और क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में भी समझ रहे हैं। तो इस तरह से इस सेशंस के अंदर हमने कम्प्लीटली देखा कि काउंटिंग चैप्टर्स का इनिशियल कॉन्सेप्ट क्या है, एसेंस क्या है, सम रूल और प्रोडक्ट रूल के लिए। लास्ट एग्जांपल ये भी देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे हम जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि सम एंड प्रोडक्ट रूल को मर्ज कैसे किया जा सकता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स द इनर लूप विल बी आइट्रेटेड व्हेन द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज एग्जीक्यूटेड। वेरी सिंपल, अगर आप देखें तो पेरेंट लूप जो है हमारा वो आई पर बेस कर रहा है, ठीक है। तो आई की वैल्यू चल रही है 1 से लेकर 4 तक। तो इसका मतलब ये हो टोटल नंबर ऑफ द आइट्रेशन इसमें कितने हो गए, 5। अब इनर लूप की जिम्मेदारी हो रही है 1 से लेकर i तक। तो इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पर वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर 3 है तो i की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 है तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यूज प्रोडक्ट में आएगी जो बेस्ड ऑन दी आइट्रेट करेगी। इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि जब हमारा फर्स्ट आइट्रेशन चलेगा तो इनर लूप की वैल्यूज कितनी दफ़ा चलेगी, 1 टाइम। जब पेरेंट लूप सेकंड टाइम चलेगा तो इनर लूप 2 टाइम चलेगा। जब थर्ड टाइम चलेगा तो इनर लूप भी 3 टाइम चलेगा। और जब पेरेंट 4th पे होगा तो आपका जो चाइल्ड है यानी ये आई वैल्यू ये भी 4 टाइम चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर मैं बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग सम रूल भी अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि इसमें वैल्यूज ऐड हो रही हैं बेस्ड ऑन द ऊपर। तो इस बिहाफ पर मैंने चारों वैल्यूज़ को ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ द आइट्रेशन मुझे पता चल गया कि 10th दीज आर ऑल द टोटल नंबर ऑफ द आइट्रेशन दैट विल इनर लूप विल एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझने की ये है कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे आई की वैल्यू पता नहीं थी। और जब मैं आई की वैल्यू पता कर लेता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ आइट्रेशन समझ में आ गया कि पहले पे कितने, सेकंड पे कितने, 4th पे कितने, 5th पे कितने जा रहा है, तो मैं उनको ऐड करके भी लिख सकता हूँ। सो दैट इज़ द ब्यूटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल। होप यू विल अंडरस्टैंड। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम मर्ज करना देखेंगे कि हम सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल को मर्ज करते हुए किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो अदर्स टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग चैप्टर में उसे भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।